तो आज पढ़ने वाले हैं सांस्कृतिक संस्कृति की। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो हो सकता है एक आध दो वीडियो बन जाएं इसमें, क्योंकि इसमें लोक नृत्य, ठीक है ना, लोक कला साहित्य हर चीज़ आएगी इसके अंदर। और स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। ये अपना प्यारा उत्तराखंड। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। तो सांस्कृतिक क्षेत्र देखो, वैसे तो क्षेत्र अगर बोला जाए तो हम मोस्टली मंडल, अगर हम कहें तो 2 मंडल आते हैं, कुमाऊं गढ़वाल। उसी के हिसाब से हमारे ज़्यादातर 2 ही क्षेत्र होते हैं किसी भी चीज़ में ना। लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो ये हो जाते हैं 3, जिसमें कुमाऊं भी आता है, गढ़वाल भी आता है, और जो जौनसार वाला एरिया है वो भी आता है, क्योंकि इनकी जो संस्कृति है वो दोनों से थोड़ा सा अलग है। तो कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार 3 चीज़ें होती हैं, 3 क्षेत्र हैं सांस्कृतिक क्षेत्र के नाम से। यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल राज्य के मूर्त धरोहर हैं। ये चीज़ पहले ध्यान रखना, 2 धरोहरें होती हैं, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त धरोहर में यूनेस्को ने किसको शामिल किया हुआ है? मूर्त धरोहरें वो कही जाती हैं, देखो, जो मतलब जिनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। जैसे मूर्त धरोहर में अगर हम बात करें तो 2 मूर्त धरोहर, एक तो है फूलों की घाटी, और दूसरा है जो नंदा देवी रिजर्व है, ठीक है ना, नंदा देवी रिजर्व। ये दोनों मूर्त धरोहरों के अंदर आते हैं। और इनको कब शामिल किया गया था? तो फूलों की घाटी को किया गया था 2005 में। ये शायद क्वेश्चन भी आ चुका है, और ये तो डेफिनेटली आ चुका है कि नंदा देवी रिजर्व को यूनेस्को ने मूर्त धरोहर की सूची में कब शामिल किया था। तो ये 1988 में किया था, ठीक हो गया। यूनेस्को के विश्व धरोहरों की सूची में शामिल राज्य की अमूर्त धरोहरें हैं। तो ये थे मूर्त धरोहर। अब हम बात करेंगे अमूर्त धरोहर। अमूर्त धरोहरों में कौन कौन से शामिल हैं? तो अमूर्त धरोहरों में जो शामिल हैं उसमें आता है रम्माण उत्सव। ये ऐसी चीज़ें हैं, देखो, जिसको हम फिजिकली, मतलब वैसे कहीं कोई जगह या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फिजिकली प्रेजेंट हो। ये रम्माण उत्सव है जो लोगों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और ये 2009 में शामिल किया गया था। उसके अलावा पौड़ी की रामलीला है, पौड़ी की रामलीला। और उसके अलावा कुंभ का मेला, यानी कुंभ मेला, क्योंकि कुंभ तो भाई दुनिया में सबसे बड़ा मेला है जो लगता है, कुंभ मेला। कब शामिल किया गया था? तो रम्माण को किया गया था 2009 के अंदर, पौड़ी की रामलीला को उससे 1 साल पहले यानी कि 2008 में, और कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को ने अमूर्त धरोहरों में शामिल किया था। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं जल्दी से। और हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र ये स्थित है देहरादून में। ये चीज़ याद रखना, कब बना था अगर ऐसा पूछता है तो। एग्जैक्ट अगर जगह बताऊं तो गढ़ी कैंट में है, गढ़ी कैंट देहरादून। और ये 2021 में, ये मतलब आ सकते हैं क्योंकि ये कुछ नई चीज़ें हैं हाल के टाइम में बनने वाली। संस्कृति के विकास के लिए किया गया है। तो संस्कृति के विकास के लिए एक परिषद स्थापित की गई है, तो उसका नाम ये पूछना चाह रहा है, संस्कृति विकास के लिए। तो देहरादून में किया गया है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। उसके अलावा 2004 में किया गया है। और उसका नाम है संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद। सुना सुना सा नाम लग रहा है। तो इसकी स्थापना की गई है। और संस्कृत भाषा के विकास हेतु संस्कृत संस्थानम की स्थापना की गई है। संस्कृत संस्थानम, संस्थान को संस्थानम लिखा गया है। और ये हरिद्वार में किया गया, नॉर्मल सी चीज़ है। संस्कृत या कोई भी सांस्कृतिक चीज़ से रिलेटेड, धर्म वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हरिद्वार, ऋषिकेश, इन्हीं जगहों पर आपको देखने को मिलेंगी। नाट्य कला के विकास हेतु रंग मंडल की स्थापना की गई है। रंग मंडल है। तो ये 2 जगह किया गया है, एक तो है देहरादून में और दूसरा अपना अल्मोड़ा, ठीक। देहरादून और अल्मोड़ा में रंग मंडल की स्थापना की गई है। उसके बाद बात करते हैं नाट्य एवं संगीत अकादमी। तो ये नाट्य एवं संगीत अकादमी
संगीत अकादमी, इसकी स्थापना कब किया गया, नहीं कहाँ पर किया गया बोल रहा है। नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2012 को की गई है। तो ये जगह पूछना चाह रहा है, अल्मोड़ा में की गई है, अल्मोड़ा फलसीमा के पास में, ठीक है, फलसीमा, पेटसाल, ये सब याद आ रहे होंगे इसका नाम सुन के। उसके बाद बात करें 2003 में उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, ये जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आया था। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, नृत्य एवं नाट्य अकादमी, नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना की गई है अल्मोड़ा में, और ये 2003 में, 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय हैं। तो ये भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के जो महाविद्यालय हैं, 3 विद्यालय, संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय हैं, वो हैं देहरादून में, पौड़ी में और अल्मोड़ा में। सीधी लाइन में है, देख लो। मोहन उप्रेती के द्वारा 1968 में स्थापना की गई है पर्वतीय कला केंद्र की। पर्वतीय कला केंद्र किसने स्थापना करी है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन उप्रेती। और कहाँ पर करी है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगने में ऐसा लग रहा है उत्तराखंड में कहीं किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये की गई है दिल्ली के अंदर, दिल्ली में। लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है, तो लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है अल्मोड़ा में, लोक कला संस्थान। उत्तरकाशी तथा गेवाड़ क्षेत्र को कहा जाता है, मैंने भी लास्ट वीडियो में बताया है उपनाम इनके। उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में गेवाड़ जो क्षेत्र है, इनको कहा जाता है रंगीलो बैराट, रंगीलो बैराट। ये बहुत अलग टाइप का नाम है, तो इसको दिमाग में रख लेना। सांस्कृतिक संक्षिप्त के मेन आइटम कवर हुए हैं। अब हम बात करेंगे चित्रकला की। तो भाई चित्रकला की बात करते हैं अब। तो चित्रकला के बारे में तो उत्तराखंड काफ़ी पुराने टाइम से ही फेमस है। तो राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने मिलते हैं। तो सबसे प्राचीनतम नमूने होंगे कौन से, पहले तो ये देखो, वो होंगे शैल चित्र। और शैल चित्र कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो सबको ही पता है। ये बहुत सारी जगह हैं, लाखू उडियार, पेटसाल, फड़कानौली, लुएथा, बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर जहाँ से ये मिलते हैं। किमनी गांव, हुडली, फलसीमा, तो ये बताने की ज़रूरत है नहीं। प्राचीनतम चित्रकला की बात की जाती है तो तब इसको कहते हैं हम प्राचीन चित्रकला, क्योंकि शैल चित्रों में ही सबसे पहले हमें यहाँ पर मिले हैं, शैल चित्रों के रूप में ही। 16वीं से 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला की किस शैली का बोलबाला रहा? तो 16 से 19वीं सदी, यानी कि 1500 समथिंग से 1800 समथिंग तक जो राज्य में है वो गढ़वाली पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो गढ़वाली चित्रकला, गढ़वाली पेंटिंग किसकी बुक है, नाम लिखना कमेंट में। गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल चित्रकला की शैली है। तो गढ़वाल चित्रकला पहाड़ी शैली का ही एक हिस्सा रूप माना जाता है, पहाड़ी शैली कहते हैं गढ़वाल चित्रकला को। ठीक है, अब ये शैलियाँ क्या होती है, तो इनमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें रहती है। जैसे उस टाइम पर लोग ना, जैसे कोई इंसान बनाना तो इंसान को कैसे दिखाने की ज़्यादा कोशिश करते थे। तो आप वो उस टाइम के चित्र देखोगे तो उसमें आपको ज़्यादातर वैसे ही दिखेगा। जैसे अगर किसी को नाक लंबी बनाते होंगे तो वो सारे उस टाइम के चित्रों में सब लोगों की नाक लंबी बनी होगी। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें रहती थी, इनके बारे में अगर कहोगे तो एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें गढ़वाल शैली का विकास हुआ था। तो गढ़वाल शैली का विकास गढ़वाल नरेशों के टाइम पर हुआ था, तो कोई डाउट की बात नहीं है। गढ़वाल नरेश के टाइम पर, नरेशों के टाइम पर गढ़वाल शैली का काफ़ी विकास हुआ था। उसकी बात करें मौलाराम के पूर्वज किसके दरबारी चित्रकार थे और गढ़वाल में उन्हें कौन लेकर के आया? तो मौलाराम के जो पूर्वज थे, हरदास नाम था, ठीक है नहीं, वो हरदास जो हैं वो थे मुगलों के दरबार में, मुगलों के दरबार में। और उसको यहाँ लेकर के कौन आया? तो यहाँ उसको जो लेकर के आया वो था, जो बंदा संरक्षण पाने के लिए आया था, नाम था सुलेमान सिकोह।
ठीक है ना, दारा शिकोह का लड़का। इसके बारे में थोड़ा सा स्टोरी में बता चुका हूँ पहले वीडियो में, अगर आपने मेरी कंटिन्यू वीडियो देखी हैं तो आइडिया लग जा रहा होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है कि गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था। इसका तो भाई हर कोई नाम जानता ही है। तो गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार था मोलाराम, और पूरा नाम अगर इसका बताया जाए तो नाम था मोलाराम तोमर। मोलाराम तोमर। कब से कब तक था, तो ये था लगभग 1743 से लेके 1833 तक। यहाँ से एज अगर कैलकुलेट की जाए तो लगभग 90 साल, इतने वर्ष तक इतनी एज रही होगी टोटल मोलाराम की। मतलब मोलाराम की चित्रशाला कहाँ पर थी, तो मोलाराम की चित्रशाला श्रीनगर। और श्रीनगर कहाँ पर है, तो श्रीनगर है पौड़ी में। एक चित्रकार के साथ ही एक कवि, लेखक, दार्शनिक और चिंतक। तो ये सभी कौन था, मोलाराम। लेखक भी था, कवि भी था, दार्शनिक भी था और चिंतक भी था। गढ़राज वंश काव्य, इसको थोड़ा अब लिख लेते हैं हम यहाँ पर पहले। गढ़राज वंश काव्य, इसमें पूरे राजाओं के बारे में है, पूरे खानदान के बारे में। उसके बाद है गढ़ गीता संग्राम, ये एक नाटक है। गढ़ गीता संग्राम, ठीक है, ये है नाटक। उसके अलावा देखो सारी जो राइटिंग्स हैं ये मोलाराम की हैं, लेकिन एक बार इसको यहाँ पर लिख लो, मनमथ सागर। और भी रचनाएं हैं, ये मेन बता दी हैं अभी फिलहाल यहाँ पर। मोलाराम की रचनाएं हैं, ये याद रखना। तो ये पूछ रहा है कि ये और ये किसकी रचनाएं हैं, तो ये सारी मोलाराम की रचनाएं हैं। उसके अलावा कुछ फोटोज वगैरह भी हैं, अलग अलग फोटो के नाम दिए रहते हैं, तो उनके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो चंद्रमुखी, चंद्रमुखी के अलावा है मयंक मुखी, मयंक कहते हैं चंद्रमा को। उसके अलावा है उत उत्कठिता नायिका, उत्कठिता नायिका। फिर है जयदेव वजीर। फिर है दंपति, ठीक है नहीं, कौन कौन, ये दंपति में कौन थे, प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह प्लस उनकी रानी वो। और उसके अलावा है राधा कृष्ण मिलन, राधा कृष्ण मिलन और इतने। इसके अलावा छोटा कर देता हूँ मैं इसको पहले, फिर आगे हम बात करेंगे। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो इसको यहाँ साइड में कर देते हैं, है ना। राधा कृष्ण मिलन के बाद है सितार प्रिया, सितार प्रिया। ये सब नाम लोगों के द्वारा दिए गए हैं, ये सब उसने नाम नहीं दिए हैं, फोटो देख करके लोगों ने। अब जैसे प्रद्युमन शाह और रानी का चित्र होगा जो उसने बनाया है, तो उसे दंपति चित्र करके नाम दिया हुआ है। उसके अलावा हिंडोला, हिंडोला के अलावा वासक सटिया, सटिया। उसके अलावा है विप्रलंभा नायिका, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गाइज, ठीक है, इसके बीच में लिख दिया मैंने, देखो विप्रलंभा नायिका। ये सारे जो फोटोज हैं ये पिक्चर्स के नाम हैं, और ये पिक्चर्स किसकी हैं, तो ये सभी हैं मोलाराम की पिक्चर्स। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। मोलाराम के बाद प्रसिद्ध चित्रकार हुए, तो मोलाराम के बाद के प्रसिद्ध चित्रकार, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चैतु माणकू क्या थे, तो चैतु माणकू जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे, मोलाराम के शिष्य हुआ करते थे, और बाद में फिर मोलाराम के बाद के फेमस चित्रकार बने। कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ थे, तो जो चैतु थे वो कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ थे। कृष्ण लीला बहुत सारे इन्होंने चित्र बना रखे हैं इसी पर बेस्ड। कला भवन वाराणसी में, कला भवन वाराणसी
वाराणसी है, ठीक है। इसमें संरक्षित 13 चित्रों की चित्रमाला, 13 चित्र हैं टोटल, ठीक है। इसका नाम दिया गया है रुक्मणी हरण, रुक्मणी हरण। तो ये किसकी द्वारा बनाए गए हैं ये कहना चाह रहे हैं, तो ये भी बनाए गए हैं सेतु के द्वारा। उसके अलावा है जयदेव के गीत गोविंदम, गीत गोविंदम, गीत गोविंदम, जयदेव के गीत गोविंदम का चित्रण 1730 में किसने किया था? तो ये किया था माणकू ने, ठीक। प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंख मिचौली, आंख मिचौली, ये किसका चित्र है? तो ये भी माणकू का ही चित्र है। उसके बाद आता है मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने किसने रखा था? तो ये रखा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल, सारा श्रेय इन्हीं को जाता है, मुकुंदी लाल। और जो मुकुंदी राम की बुक है वो उनके नाम बताओ। उनने कई सारी बुकें लिखी हैं, तो गढ़वाल पेंटिंग्स है, उसके अलावा है सम नोट्स ऑन मौलाराम, जो इंग्लिश में लिखा है तो इसी इंग्लिश में लिख लेते हैं हम भी, ठीक है। सम नोट्स ऑन मौलाराम। उसके अलावा है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है ना। ये सारे जो हैं मौलाराम की ही बुक्स का नाम है। इन्होंने इसी पेंटिंग्स वगैरह पर बहुत सारी बुकें लिखी हुई हैं, इसीलिए इनको गढ़वाल पेंटिंग्स, और मतलब ये यही लेकर के आए थे मेनली, तो थोड़ा सा मतलब अपना क्या कहते हैं उसका नाम, क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। बाकी है गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, इस बुक को लिखो, गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण करके बुक लिखी थी। किसने लिखी ये पूछना चाह रहे हैं। ये भी काफ़ी फेमस हैं, डॉक्टर कठोच, डॉक्टर कठोच, ठीक है ना। पूरा नाम जानोगे तो डॉक्टर यशवंत कठोच है पूरा नाम। इन्होंने लिखी है गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण बुक। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है, पहाड़ी चित्रकला, चित्रकला, तो ये किशोरी लाल की पुस्तक है, किशोरी लाल वैद्य ये पूरा नाम है। इनकी पुस्तक है पहाड़ी चित्रकला। ऐपण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अब ऐपण, ऐपण का तो नाम सुना ही होगा, ज्योति मात्र का, ज्योति मात्र का, ठीक। प्रकीर्ण, प्रकीर्ण पौ, पौ जो पैर बनाते हैं, थापा वो निशान बनाते हैं, नाथ या इसको टुपुक भी कहते हैं, ये हो गए डॉट 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 से बनते हैं। वसुधारा, ठीक है, वसुधारा चावल के घोल से बनने वाले ऐसी लाइनें जैसी होती हैं, चावल के घोल को विस्वार कहते हैं। ऐपण को ही जो है छिपण भी कहते हैं, ये भी याद रखना, कहीं ऐसा लिखा आ गया तो कन्फ्यूज ना हो जाओ कि वो तो ऐपण था। और कहीं कहीं पर आपको रंगोली भी देखने को मिलेगा। रंगोली में वैसे रंगों का यूज भी होता है, ऐपण में मोस्टली सफ़ेद रंग और नीचे बेस में लाल रंग की मिट्टी जिसे गेरुआ गेरू कहते हैं, गेरू, उसका यूज होता है। अभी बाद में बात करेंगे, फिलहाल जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। ऐपण, ज्योति मात्र का, प्रकीर्ण, पौ, थापा, नाथ और वसुधारा। उसके अलावा कुछ आइटम और हैं, सेली, देखते जाओ, ये सभी क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सेली, शो, फोड़िया, फोड़िया, और यहाँ पर लेता हूँ लास्ट वाला मोवाली। ये सभी क्या है पूछना चाह रहा है, किसके रूप हैं? तो ये सारे के सारे जो रूप हैं वो हैं लोक चित्रकला के। अलग अलग टाइम पर ये बनते हैं, लोक चित्रकला के ये सब रूप हैं, ठीक। और ये सभी अलग अलग टाइम पर बनते हैं, समझ रहे हो। अलग अलग कुछ फंक्शनों के टाइम पर, मंगल कार्यों के टाइम पर बनते हैं, कुछ सजाने के पर्पज से बनते हैं, कुछ दिवाली वगैरह में ही बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें लोक चित्रकला के रूप हैं। उसके बाद बात करें
तो शिल्पकला की बारी आ गई, तो ये एक नया टॉपिक रहेगा, है ना। शिल्पकला नया टॉपिक रहेगा एक। तो शिल्पकला की अगर हम बात करें, ये आ गया अपना नया टॉपिक शिल्पकला। तो क्वेश्चन है, राज्य में काष्ठ शिल्प किस जनजाति के लोग काष्ठ शिल्प से विशेष तौर पर लगे हुए हैं। काष्ठ मतलब लकड़ी के, तो काष्ठ शिल्प से किस जनजाति के लोग लगे हैं, तो वह हैं राजी जनजाति के लोग। रिंगाल किन जिलों का एक प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। तो रिंगाल जो है वो बनने वाला है अपना चमोली का, पिथौरागढ़ का है, अल्मोड़ा का है। तो यहाँ पर रिंगाल, रिंगाल क्या होता है, एक तरीके की लकड़ी होती है, पेड़ नहीं कहेंगे इसको, घास की श्रेणी में ही आती है। जैसे बांस होती है ना, बांस को भी हम घास की श्रेणी में रखते हैं, पेड़ नहीं होता है वो। तो उसी तरीके से रिंगाल भी घास की श्रेणी में आती है। और रिंगाल की जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, डोली, वो अपना डाले, सूपे, ये सब होते हैं, बाद में बात करेंगे उनकी। फिलहाल ये समझ लो कि इनसे कुछ ना कुछ बनता है, सजाने के आइटम हो, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इनसे। तो वो हम बात करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि इससे जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जा रहा है फिर। रिंगाल और बांस के, आ ही चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डोंट वरी। रिंगाल और बांस के डाले, कंडी, चटाई, सूप, मोस्टा, टोकरी, ये सब जो लोग बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं रूढ़ी। उसके बाद है, भांग के रेशे से बनाए जाते हैं। तो भांग का पेड़ आपने देखा ही होगा, भांग के रेशे से रेशे निकलते हैं, उससे रस्सियाँ बनती हैं, दरी बनती हैं, कंबल, कुल्थे सब बनते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीन उद्योग के लिए सबसे फेमस जगह है। तो पिथौरागढ़ एरिया है, धारचूला और मुनस्यारी काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, ठीक है नहीं, धारचूला और मुनस्यारी, मुनस्यारी कालीन उद्योग के लिए एकदम फेमस जगह हैं, कालीन बनते हैं यहाँ पर। उसके बाद है, राज्य में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को कहा जाता है। तो राज्य में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को कहते हैं डिकारे, रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियाँ यानी मूर्ति, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिकारे। तांबे, पीतल, एल्यूमिनियम के बर्तन उद्योगों से जुड़े हुए लोगों को कहते हैं। तो ये जो जुड़े हुए लोग हैं ये हैं टमटा लोग। ये मैंने तुम्हें पहले ही क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है, स्टार्टिंग में ही। राज्य में चर्म कार्य करने वालों को कहा जाता है, चर्म यानी कि चमड़े का कार्य करने वालों को बाड़ी या शौरकी कहते हैं इनको, बाड़ी या शौरकी, ठीक है, चर्म उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं। और कौन कौन सी जगहें जो हैं वो चर्म उद्योग के लिए फेमस हैं। तो मेनली जो चर्म उद्योग के लिए फेमस जगहें हैं वह होने वाली हैं लोहाघाट, लोहाघाट यहाँ हो गया, इधर की जौहार घाटी हो गई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लोहाघाट। उसके अलावा है जौहार घाटी, ठीक है, नाचनी, मिलम, ज़्यादातर पिथौरागढ़ और ये वाला एरिया मतलब आपको देखने को मिल रहा होगा ये ऐसे, बाकी मिलम वाला एरिया तो ऊपर ही हुआ। ये दो मेन स्टेट हैं, पिथौरागढ़ और अपना चंपावत वाला एरिया। तो इसमें ये जगह हैं जहाँ पर चर्म उद्योग होता है और बनाने वालों को बाड़ैया शौरकी कहते हैं। उसके बाद है, रेशा एवं कालीन शिल्प के लिए प्रसिद्ध जगह हैं। तो रेशा और कालीन शिल्प, कालीन के लिए मैंने बताया था कि पिथौरागढ़ में धारचूला, स्पेशली धारचूला मुनस्यारी वाला एरिया, धारचूला मुनस्यारी, ठीक हो गया। उसके अलावा कुछ जगहें जो हैं वो यहाँ पर भी होता है चमोली में, लेकिन मेन जो फेमस है वो धारचूला मुनस्यारी हैं। अगला पार्ट भी आ गया है क्योंकि इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, तो अगला पार्ट तो अभी है प्रमुख लोकगीत। अब हैं, ज़रा नाम लिख लेता हूँ पहले क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आइटम ये होने वाले हैं। चौफला, झुमेलो, या मैं बोल देता हूँ जल्दी निपट जाएगा इससे। देखो, चौफला, झुमेलो, छोपती, छपेली, लामण, छुड़ा, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं ये
प्रणय संबंधी लोकगीत हैं, जो मैंने नाम बताए थे, ठीक है। उसके बाद है प्रणय संबंधी, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं। तो जो बताए थे मैंने वो थे लोकगीत। उसके बाद नेक्स्ट आने वाले हैं कृष्ण संबंधी, रुक्मणी हरण, कृष्ण कोकिला, ये सभी क्या हैं? रुक्मणी हरण, कृष्ण कोकिला, ये जो हैं वो प्रणय संबंधी लोक गाथाएँ हैं, लोक गाथाएँ, ठीक है, गाथाएँ। इनको जागर भी कहा जाता है कई जगह पे, जागर। उसके बाद जागर, ठीक। उसके बाद बात करते हैं राजूला मालुशाही, जीतू बगड़वाल, फ्यूली जसी, सरू कुमैण, कुसुमा कोलिन, गंगनाथ, अर्जुन बासुदत्ता, ये सब क्या हैं? तो ये जो हैं प्रणय संबंधी लोक कथा, ठीक है, नहीं, लोक कथा, या इनको पवाड़े कहते हैं, पवाड़े। तो लोक गाथाएं जो जागर हैं वो अलग चीज़ हैं, पवाड़े अलग चीज़ें हैं। और स्पेशली आपने जो ये राजूला मालुशाही है, राजूला मालुशाही, इसके पवाड़े तो सुने ही सुने होंगे गारंटीड, नहीं भी सुने होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले नंबर पर यही आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं होली, बासंती, चौमासा, बारहमासा, खुदेड़, फूलदेई, झुमेलो, ये सब क्या हैं? तो ये लोकगीत भी हैं, ठीक है ना। लोकगीत की यहाँ पर बात चल रही है अभी, तो ऋतु संबंधी लोकगीत हैं, ऋतु संबंधी, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि होली जैसे यहाँ पर कह रहा, तो होली वैसे फेस्टिवल है, त्यौहार, लेकिन यहाँ पर होली को लोकगीत में, क्योंकि होली के टाइम पर यहाँ कुछ अलग टाइप के लोकगीत होते हैं यहाँ की भाषा में ही जो गाए जाते हैं। ऐसी जो है अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे फूलदेई है, खुदेड़ है, झुमेलो है, ये सारे। प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीतों की अगर हम बात करें तो वह है तांदी, चाचर, चौफला और छोपती थड़िया, ये सभी हैं। छोपती, थड़िया, झोड़ा, झोड़ा तो सुना ही होगा, झोड़ा के बाद झुमेलो, ये और भी बहुत सारे हैं। बाकी जब डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा उसमें हम देखेंगे। तो ये जो सारे आइटम मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, ये हैं लोक नृत्य युक्त लोकगीत, नृत्य युक्त लोकगीत, यानी कि ये हैं तो लोकगीत ही, लेकिन ये डांस के साथ किए जाते हैं, ठीक है। चौफला, छोपड़ी, थड़िया, झोड़ा, बहुत सारे हैं, इनमें मतलब साथ साथ में डांस भी चलता रहता है। उसके बाद बात करें गढ़वाल क्षेत्र के किस गीत में नारी हृदय की वेदना की झलक मिलती है? तो झुमेलो गीत है, झुमेलो। क्या मिल रही है इसमें? नारी हृदय वेदना। उसके बाद है बाजूबंद गीत पेड़ों के नीचे गाया जाता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? तो प्रणय गीत है वो, बाजूबंद मैंने अभी लिखाया था शायद ऊपर, पहला क्वेश्चन। उसके बाद है बाजूबंद मुख्य रूप से गाया जाता है, तो ये कहाँ पर गाया जाता है बाजूबंद? बाजूबंद, ठीक है, ये है प्रणय गीत, और मेनली जो है टिहरी के रवाई क्षेत्र जो है वहाँ पर गाया जाता है, रवाई क्षेत्र में, ठीक। गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा नहर की याद में गाए जाने वाले गीत को कहते हैं, तो खुदेड़ कहते हैं इसको, खुदेड़ गीत होता है ये। उसके बाद है लामण, क्या है? तो लामण ये एक प्रणय गीत है। अभी बस यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही मैं बता रहा हूँ, किस किस टाइप के गीत हैं, किसके अंदर क्या किया जाता है, ये डिटेल्ड वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसी के साथ शॉर्ट आंसर भी दिए जा रहे हैं। कौन सा गीत औजी और बद्दी जाति के लोग अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर जा कर के गाते हैं? तो कौन, पहले तो ये देखो औजी, और किस जनजाति की बात कर रहा है? बद्दी। इस जनजाति के लोग अपने ब्राह्मणों के यहाँ पर जाते हैं, जब अपने ब्राह्मणों के यहाँ पर जाके, तो कौन से मतलब जो गाना गाते हैं उसे क्या कहते हैं?
कुलाचार करते हैं वो, या बिरुदावली भी कहते हैं इसको, बिरुदावली। औजी और बद्दी जाति के लोग अपने ब्राह्मणों या यजमानों के वहाँ जा कर के ये जो गाते हैं उसे कहते हैं कुलाचार या बिरुदावली। कौन से गीत औजी या बद्दी जाति के लोग चैत में अपने यजमान के यहाँ आकर के गाते हैं? तो चैत में जा कर के जब गाते हैं तो उसे चैती पसारा कहते हैं, चैती पसारा। अधिक वर्षा की आस में गाया जाने वाला, अधिक वर्षा और अधिक वर्षा की आस में, चाहे प्रिय मिलन की आस में, प्रिय मिलन की आस में जो है जो गाया जाता है उसको चौमासा कहते हैं, चौमासा। चौमास, इसी से चौमास मतलब बारिश के सीजन को कहते हैं, ये भी पता होगा तुम्हें। उसके बाद बात करते हैं युद्ध, युद्ध नहीं है सॉरी, ये लिखा है वृद्ध, लिखने वाले ने युद्ध लिखा हुआ है पर ये वृद्ध होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा तो नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। तो वृद्ध भेड़ चरवाहों के द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए, वृद्ध चरवाहों के द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए जो गाया जाता है उसे चूरा गीत कहते हैं, चूरा गीत। जौनसार क्षेत्र में स्त्री पुरुष द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठ करके गाया जाने वाला प्रश्नोत्तर गीत है, तो छोपती गीत है। कई बार ऐसे भी पूछ देता है छोपती किस तरीके का गीत है, तो ये प्रश्नोत्तर गीत है। एक पार्टी जो है कुछ प्रश्न करेगी, दूसरा पार्टी उसका आंसर देगी, इस तरीके से, ठीक है। देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आवाहन या सम्मान में गाए जाने वाली लोक गाथाएं हैं, तो ये जागर कहते हैं इनको। बहुत सारे तरीके के जागर फेमस हैं। कुमाऊं क्षेत्र में ठुल खेल गीत कौन से टाइम पर गाया जाता है? तो ये भाद्र मास में गाया जाता है, भादों के महीने में ठुल खेल। न्योली किस प्रकार का गीत है? तो न्योली जो है वो अनुभूति प्रधान का गीत है, अनुभूति प्रधान। अब ये सब क्या होते हैं ये जानने के लिए मेरी जो इसकी डिटेल्ड वीडियो है उनको देखना। अनुभूति प्रदान, जागर गाने वाले जगरिया के साथ नाचने के लिए कौन होता है? तो उसको डंगरिया बोलते हैं, ठीक है। जो गाता है उसको कहते हैं जगरिया। जिसने जागर देखा होगा तो उसको आइडिया होगा ही, और जो उसमें नाचता है उसको कहते हैं डंगरिया। ये क्वेश्चन है। कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा अनुभूति प्रधान गीत प्रेमी अपने प्रेमिका की याद में मेलों में हुड़के और नगाड़ों की धुन पर? तो हुड़के और नगाड़ों की धुन पर जो गाया जाता है ये चीज़ भी याद रखना, हुड़के नगाड़ों के साथ गाया जाता है, नगाड़ों के साथ, ठीक है। उसको कहते हैं भगनौल, भगनौल, ठीक है। और ये स्पेशली कहाँ पर गाया जाता है? कुमाऊं रीजन में, कुमाऊं में होते हैं भगनौल, हुड़के और नगाड़ों के साथ। बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है? बैर गीत किस तरीके का गीत है? ये तार्किक प्रश्नोत्तर वाला गीत है, तार्किक प्रश्न उत्तर लिख देता हूँ ऐसे, तार्किक प्रश्नोत्तर वाला, वार्षिक नहीं है, तार्किक है, तार्किक प्रश्नोत्तर वाला गीत। तर्क के साथ इसमें जो है चीज़ें पूछी और बोली जाती हैं। कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाया जाने वाला गीत है। कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ के टाइम पर खेतों में गाया जाने वाला गीत हुड़की बोल गीत है। ये हुड़की बोल ये गीत है जिसको खेतों में गाया जाता है। आजकल तो बहुत कम लोग ऐसे रह गए होंगे जो खेतों में जाके ऐसे गाने भी गाते होंगे, ये पुराने टाइम की बातें हैं। तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी का जो लोक नृत्य वगैरह है और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, वाद्य यंत्र, वो सारा कुछ कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।